बैंकों के प्रकार में हमारा नेक्स्ट है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक भी कृषि बैंकों के अंतर्गत ही आते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य भी कृषि विकास के लिए ऋण प्रदान करना होता है। इन बैंकों का आरंभ सर्वप्रथम जर्मनी में हुआ था। भारत में इनका आरंभ सन 1904 के सहकारी साख समिति एक्ट से हुआ और समय समय पर इस एक्ट में और इन बैंकों के संगठन में परिवर्तन किए जाते रहे हैं। यदि हम देखें तो भारत में सहकारी बैंक जो हैं उनका ढांचा त्रिस्तरीय है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाएं जो हैं और राज्य सहकारी बैंक, ये एक तरह से हमारे यहाँ त्रिस्तरीय ढांचा है सहकारी बैंकों का, जिन पर रिजर्व बैंक जो है वो उनके विनियामक और पर्यवेक्षण के कार्य करता है। मतलब उनका नियमन और उनका यदि कोई सुपरविज़न करना है तो वो RBI द्वारा किया जाता है। इसमें जो त्रिस्तरीय ढांचा है उसमें सर्वप्रथम है प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। इसके बाद है केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हैं और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक। तो मतलब 3 स्तरीय ग्रामीण स्तर पर हो गया प्राथमिक कृषि साख समितियाँ, जिला स्तर पर हो गया सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य स्तर पर हो गया स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी बैंक। तो ये सहकारी बैंक भारत में कृषि संबंधी जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। इसके साथ ही भूमि विकास बैंक जो हैं उन्हें भी भारत में स्थापित किया गया था और उन्हें यदि अब हम देखें तो उन्हें सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहा जाने लगा है और इनका गठन भी प्राथमिक स्तर और राज्य स्तर पर किया जाता है। इसके बाद हमारा आता है देशी बैंकर्स, इंडिजीनियस बैंकर्स। ये आपने नाम सुना होगा। आधुनिक बैंकों के जो विविध रूप हैं उनके साथ साथ भारत में देशी बैंकर्स का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें यदि हम देखें तो मुख्यतः वो व्यक्ति आते हैं जो कि एक तरह से बैंकिंग फंक्शन, मतलब जो ऋण प्रदान करने का बैंक का मुख्य फंक्शन है, जैसे साहूकार हम देखते हैं आज भी, या कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक्स्ट्रा मनी है जो अपने पर्पज़ अपने काम में नहीं ले रहा है और उसको ब्याज पर चला रहा है, ठीक है, किसी और को उसको ऋण प्रदान करके उस अपना इनकम कर रहा है और उसकी ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। तो देशी बैंकर्स में मुख्यतः साहूकार, सर्राफ आदि वे व्यक्ति आते हैं जो कि बैंकिंग संबंधी कुछ कार्य करते हैं। जैसे भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति के अनुसार देशी बैंकर अथवा बैंक वह व्यक्ति अथवा व्यक्तिगत फर्म हैं जो जमा स्वीकार करने, हुंडियों में व्यवसाय करने अथवा ऋण देने का कार्य करते हैं। ये देश के हर भाग में पाए जाते हैं तथा कृषि व व्यापार की अधिकतर वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये अन्य बैंकों से भिन्न होते हैं क्योंकि इनकी जमा राशियाँ मतलब ये डिपॉजिट्स नहीं लेते हैं या लेते हैं तो बहुत ही कम लेते हैं। ऋण प्रदान करना ही इनका मुख्य उद्देश्य होता है। या हम कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं अभी डेवलप नहीं हुई हैं या डेवलप हो गई हैं लेकिन जनता को इसका ज्ञान नहीं है, वो आज भी देशी बैंकर्स के थ्रू अपनी ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो देशी बैंकर्स भी हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में या बैंकों के प्रकार में एक अपना स्थान रखते हैं। इसके बाद आता है बचत बैंक या सेविंग बैंक्स। यदि हम देखें तो पाश्चात्य देशों या वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं उनमें कम अथवा निश्चित आय वाले लोगों द्वारा बचत को प्रोत्साहन देने के लिए बचत बैंक स्थापित किए जाते हैं, जो प्राय व्यापारिक बैंकों के सहायक बैंक के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन भारत में कोई अलग से सेविंग बैंक नहीं है। भारत में व्यापारिक बैंक ही बचत खातों का सेविंग अकाउंट जो हम ओपन करते हैं बैंक्स में, कमर्शियल बैंक में जो हम हमारा सेविंग अकाउंट खोलते हैं, तो भारत में व्यापारिक बैंक इन सेविंग अकाउंट के थ्रू ही इन छोटी छोटी बचतों को कलेक्ट करते हैं और अलग से बचत बैंक भारत में स्थापित नहीं है। इसके साथ ही भारत में बचत बैंक खाता तो सुविधा है ही,
भारत में यदि हम देखें तो पोस्ट ऑफिस जो है वो भी जनता की बचत को जमा के रूप में स्वीकार करते हैं और उस पर ब्याज देते हैं। हमने सुना है पोस्ट ऑफिस की भी कई ऐसी सेविंग्स स्कीम चलती हैं जिनके थ्रू हम अपनी बचत को जमा कर सकते हैं और उस पर अपना ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन या टाइप ऑफ बैंक, केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक भी जिसे हम कहते हैं। प्रत्येक देश में एक केंद्रीय बैंक होता है जो देश की मुद्रा का निर्गमन करने का कार्य करता है और उसके साथ साथ उस मुद्रा तथा साख की मात्रा पर नियंत्रण रखता है। यह सरकार का बैंकर होता है, अर्थात सरकार के भी बैंकिंग संबंधी जो भी कार्य हैं या सरकार को भी बैंकिंग संबंधी कोई हेल्प चाहिए तो वो सेंट्रल बैंक करता है। सरकार की कोई वित्तीय क्षेत्र की नीतियां हैं उनका संचालन करना है या उनको एग्जीक्यूट करवाना है या उनको सिस्टम में लाना है तो वो कार्य भी मौद्रिक क्षेत्र में जो भी सुधार लाने हैं या चेंजेस लाने हैं वो केंद्रीय बैंक के थ्रू सरकार करती है। इसलिए सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है और सरकार के सभी खातों का हिसाब किताब रखता है, सरकार को ऋण देता है। मतलब सरकार की बैंकिंग संबंधी सभी जो नीड्स हैं वो केंद्रीय बैंक द्वारा पूरी की जाती हैं। केंद्रीय बैंक जो होता है वो बैंकों का बैंक होता है, अर्थात वो किसी भी बैंक का इंस्पेक्शन करना या उसको किसी भी प्रकार का इंस्ट्रक्शन या उसकी वर्किंग को चेक करना ये केंद्रीय बैंक के पास अधिकार होते हैं। चाहे वो किसी भी क्षेत्र का बैंक हो, निजी हो, सार्वजनिक हो, केंद्रीय बैंक किसी का भी सभी पर उसका मतलब सभी बैंकों पर उसका नियंत्रण होता है, इसलिए हम उसको बैंकों का बैंक भी कहते हैं। और क्योंकि बैंकों को यदि कोई आवश्यकता पड़ जाती है तो संकट के समय भी केंद्रीय बैंक ही उनकी सहायता करते हैं। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। हमारे जो भी बैंक हैं वो सभी आरबीआई के आदेशों का पालन करते हैं और देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली पर आरबीआई का ही नियंत्रण होता है।